नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय मैटर पर आधारित है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पर्यटन एक ऐसा साधन है जो न केवल आर्थिक विकास में सहायक होता है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करता है। जब लोग एक दूसरे के देशों और संस्कृतियों का अनुभव करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं। इस प्रकार पर्यटन शांति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम टूरिज्म एंड पीस रखी है। यह थीम संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। पर्यटन के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। जब पर्यटक किसी नए देश में जाते हैं तो वे वहां की परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली को समझते हैं। इससे न केवल उनकी सोच में परिवर्तन आता है बल्कि वे अपने देश की संस्कृति को भी नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। यह सांस्कृतिक समझ शांति की ओर ले जाती है। पर्यटन आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। जब लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं तो संघर्ष और असंतोष की संभावना कम होती है। आर्थिक स्थिरता शांति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। इतना ही नहीं, पर्यटन विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक संबंधों को भी बढ़ाता है। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं तो वे न केवल अपने विचारों को साझा करते हैं बल्कि दोस्त भी बनाते हैं। यह सामाजिक समरसता और सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देता है जो शांति का आधार है। पर्यटन पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। जब पर्यटक प्राकृतिक स्थलों की सुंदरता को देखते हैं तो वे उसे संरक्षित करने के लिए जागरूक होते हैं। इससे पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होती है जो दीर्घकालिक शांति का आधार है। इस प्रकार पर्यटन न केवल एक व्यवसाय है बल्कि यह शांति का एक सशक्त माध्यम भी है। जब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वे एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं। इसलिए पर्यटन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और इसे बढ़ावा देना आवश्यक है। यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति और समृद्धि को भी सुनिश्चित करेगा। अगर देश में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा मिले तो भी हम पर्यटन के माध्यम से विश्व शांति में मदद की जा सकती है। रिस्पॉन्सिबल पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो विश्व के विभिन्न देशों को एक दूसरे के करीब लाता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मतलब है ऐसे पर्यटन गतिविधियों का संचालन जो पर्यावरण, स्थानीय समुदायों और उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं। इसमें पर्यटकों द्वारा
स्थानीय संसाधनों का सतत उपयोग और स्थानीय संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता शामिल होती है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और पर्यावरण को संरक्षित करना है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म शांति की स्थापना में योगदान दे रहा है। यह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान बढ़ाता है। साथ ही जब पर्यटक स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करते हैं तो यह आर्थिक स्थिरता लाता है। स्थानीय लोग अपनी आजीविका को सुरक्षित करते हैं, जिससे सामाजिक असमानता कम होती है। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने में भी काफी मदद करता है। जब पर्यटक पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं तो यह उनके द्वारा पर्यावरण की रक्षा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। एक स्वस्थ पर्यावरण शांति और स्थिरता का आधार है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्थानीय समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जब चुने हुए जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार के मामलों में घिरते नजर आते हैं तो चिंता होना स्वाभाविक है। यह इसलिए भी कि एक दौर हमारी सियासत में ऐसा भी रहा है जब नेताओं ने खुद के खिलाफ महज आरोप लगने पर ही पद छोड़ दिए। आज के दौर में तो राजनेता राजनीति के मैदान में भ्रष्टाचार के अंधियारे को अपने जश्न का न केवल माध्यम बना रहे हैं बल्कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में भी उलझे नजर आते हैं। देश ने वह दौर भी देखा है जब हवाला प्रकरण में खुद पर आरोप लगते ही लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते हुए आडवाणी ने ऐलान कर दिया था कि जब तक उन्हें भ्रष्टाचार के इस आरोप से मुक्ति नहीं मिल जाती वे सदन में कदम तक नहीं रखेंगे। इसके बाद उन्होंने 1996 का चुनाव भी नहीं लड़ा। इसके विपरीत ताजा प्रकरण कर्नाटक में देखने को मिला है। वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जमीन से जुड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। पिछले महीने जहां कर्नाटक के राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ जांच को मंजूरी दी थी, वहीं 2 दिन पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस जांच के खिलाफ सिद्धारमैया द्वारा दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया। अब इस मामले में जहां भाजपा सिद्धारमैया का इस्तीफा मांग रही है, वहीं सिद्धारमैया एवं कांग्रेस इसे षड्यंत्र की संज्ञा दे रहे हैं। राजनीति की ही एक और चिंताजनक तस्वीर जब सामने आई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए बीते दिनों भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल का उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने ऐसा जश्न मनाया मानो वे भ्रष्टाचार के मामले में अदालत से बरी कर दिए गए हों। सर्वोच्च न्यायालय ने जिन कठोर शर्तों पर उन्हें जमानत दी, उनके बावजूद ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे उन पर बीते 2 सालों में लगे भ्रष्टाचार के सारे आरोप समाप्त हो गए हों। ऐसा ही माहौल कुछ महीने पहले झारखंड में देखने को मिला था, जब भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी। उस दौरान भी सोरेन एवं उनकी पार्टी ने ऐसा माहौल बनाया था कि मानो वे भी अदालत से आरोप मुक्त होकर बाहर आए हों। एक बात तो
साफ है कि आरोप प्रत्यारोप का जो माहौल झारखंड एवं दिल्ली में रहा, वही अब कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार के आरोप इससे पहले और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर लग चुके हैं और कुछ को तो पद छोड़कर जेल तक जाना पड़ा था। लेकिन चिंता इसी बात की है कि सुचिता की राजनीति के बजाय हमारे नेता भ्रष्टाचार में नाम आने पर भी पद से चिपके रहना चाहते हैं। स्टॉप।